दिल में अरमान जगा दूंगा, हाथों में कमान थमा दूंगा। चल उठ होले साथ मेरे, तुझ में मैं ज्ञान जगा दूंगा। क्यों मुश्किल मुश्किल करता है बंधु, और गणित से हवा खाता है। कदम मिला और संग चल मेरे, तेरी हर संख्या से पहचान करा दूंगा, हर संख्या से पहचान करा दूंगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम गणित का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में काम आता है। पटवार परीक्षा हो, रीट परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, एनटीपीसी की परीक्षा हो या एसएससी की परीक्षा हो, दोस्तों सभी में आपके लिए उपयोगी मैटर आज लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अपने गणित के पहले टॉपिक का नाम है और गणित की शुरुआत भी यहीं से होती है दोस्तों, और टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं दोस्तों। अब जो संख्याएं प्रचलन में है, जो पद्धति प्रचलन में है, वह पद्धति होती है दशमलव पद्धति, दाशमिक पद्धति। दशमलव पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याएं हम पढ़ते हैं, जिनमें पहली है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार बढ़ती हैं और ये कहीं खत्म नहीं होती हैं, अर्थात यूं कहते ये अनंत तक चलती हैं। दूसरे प्रकार की संख्याएं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ये इनमें जीरो भी शामिल किया जाता है दोस्तों। 0 1 2 3 4 या यूं कहते हैं 0 1 2 3 4, और ये अनंत तक चलती हैं। तीसरी है पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याओं में आप देख रहे हैं, देखिएगा पूर्णांक संख्याओं में आप देखते हैं ये माइनस की संख्याएं भी हैं, है या नहीं। माइनस की संख्याएं अनंत तक, और फिर जीरो भी इसमें शामिल होता है दोस्तों, और फिर प्लस की संख्याएं अनंत तक चलती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, और क्या होता है, और होता है जीरो। फिर आता है सम संख्या, इवन नंबर, जो 2 के टेबल से डिवाइड होती है, 2 के पहाड़े से विभाजित होती है, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं कौन सी है, 2 4 6 8। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, देखिएगा 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। इसके बाद जो संख्याओं की श्रेणी है वो आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर में वे संख्याएं आएंगी जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। देख रहे हैं 1 3 5 7, ये भी अनंत तक चलती हैं। फिर आती है एक महत्वपूर्ण संख्याओं की श्रेणी, अभाज्य संख्याएं। दोस्तों ये वह श्रेणी है जहां से उठकर प्रश्न बहुत बार आता है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्याओं से प्रश्न उठ के आता है, अभाज्य संख्याओं से। इस प्रकार की संख्याओं से राजस्थान पुलिस एग्जाम लेवल से लेकर आईएएस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चाहे वो बीच की कोई भी श्रेणी की परीक्षा हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के फर्स्ट ग्रेड टीचर की भर्ती में भी ये इससे संबंधित क्वेश्चन आया, आरएएस कंपटीशन में भी इससे संबंधित प्रश्न आया। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, जो संख्या पद्धति है, वो एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों। तो इसमें इस यूनिट के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आपने इनकी डेफिनेशन बहुत जगह पढ़ी होगी,
बहुत जगह सुनी होगी, बहुत बार लिखी होगी दोस्तों, लेकिन आज आप डेफिनेशन को पूरा जानेंगे, क्योंकि आज तक आधा अधूरा लेकर आप साथ चल रहे हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल एक से और सम से विभाजित होती हैं। इतना आपने हर जगह पढ़ा है दोस्तों, लेकिन ये परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, अब मैं संपूर्ण परिभाषा को बोल रहा हूं, ध्यान देना। वे संख्याएं जिन पर एक का और स्वयं का पूरा पूरा भाग जाता है, और साथ ही साथ जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल और केवल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ना दो प्रकार से ज्यादा, ना दो प्रकार से कम। अगर पहले आदि डेफिनेशन जो पढ़ चुके हैं उसके अनुसार आप एक को नकार नहीं सकते कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो यह डेफिनेशन आज आपके सामने आ गई है। क्या एक के गुणनखंड करें दोस्तों तो क्या आता है? एक गुणा एक। ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने प्रकार की संख्याएं हैं गुणनखंडों में? एक ही प्रकार की संख्या है, और कितनी होनी चाहिए? दो प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, तब यह अभाज्य संख्या होती। इसलिए हम कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, जैसे ऐसा लिख सकते हैं, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, ये भी अनंत तक चलती हैं दोस्तों। अब इनकी वैल्यू को देखा जाए, एक का स्क्वायर यानी एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, इसी प्रकार यह अनंत तक आगे चलती हैं, खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद में घन संख्याएं, क्यूबिकल नंबर, यानी घन संख्याएं क्यूबिकल नंबर क्या होते हैं? पावर 3, घातांक 3, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इस प्रकार ये अनंत तक चलती हैं। ये क्यूबिकल नंबर होते हैं। एक क्यूब की वैल्यू क्या है? 1। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इस प्रकार ये भी अनंत तक चलती हैं दोस्तों। अब आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या क्या लिखी गई है? जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। कौन से रूप में लिखा जा सकता है? P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जा सकता है, इस बात पे थोड़ा गौर करना। जरूरी नहीं है कि वो P बटा Q के रूप में दिखाई दें, लेकिन उनको P बटा Q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वे परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल है 1/2, 2/3, 3/5 एटसेट्रा, आदि आदि। जैसे ये जितनी भी संख्याएं प्राकृत से लेकर आप पढ़ रहे हैं, कहां तक? घन संख्याओं तक, प्राकृत से घन संख्याओं तक जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। इसके बाद में आता अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इसमें संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और इसके एग्जाम्पल है वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, जैसे √2, √3, √5 एटसेट्रा। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब जितनी भी ये 10 की 10 संख्याएं हमने पढ़ी हैं, जो 10 की 10 संख्याएं हम पढ़ रहे हैं, ये दो श्रेणियों में, या यूं कह दें ये 10 की 10 संख्याएं तो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं।
ये जितनी भी ऊपर 10 संख्याएं हैं, 10 प्रकार की संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। और इनके अलावा वे संख्याएं जिनका अस्तित्व ही नहीं होता है, जो होती ही नहीं है, वे अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये आयटा होती हैं, या हम इनको लिखना चाहें तो ये हैं रूट के अंदर माइनस है, ये माइनस अंदर की ओर है, तो ये काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं दोस्तों। ये -2, -3 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं होती हैं। अब बढ़ते हम चैप्टर की ओर। ये जो संख्याएं हमने देखी, इन संख्याओं में आपको महत्वपूर्ण संख्या कौन सी बताई गई? इनमें महत्वपूर्ण संख्याएं आपको बताई गई अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या से प्रश्न उठ के कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य से संबंधित या अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हम पढ़ेंगे कितनी होती है? 2। यही आ जाता है एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या जो क्या हो, जो अभाज्य भी हो। तो जो अभाज्य हो ये क्या होगा दोस्तों? ये भी 2, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में आप जब देखेंगे तो 2 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जिसे हम सम संख्या के रूप में जान सकें। तो एकमात्र सम संख्या कौन सी होती है? 2, जो अभाज्य में आती है। नंबर 3 पे आता है, कितनी सम संख्याएं अभाज्य भी होती हैं, अभाज्य भी होती हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य में आ रही हैं, तो आप पढ़ेंगे 2 है, लेकिन संख्याएं कितनी है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। एकमात्र सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है, और वो संख्या कौन सी होती है? 2। फिर नंबर 4 पे, 4 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है इनमें से 50 तक, या कह दें 50 से छोटी, 50 तक या 50 से छोटी कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखना। कितनी होती हैं? 15। कितनी होती हैं? 15। और एक लास्ट प्रश्न बनता है, 100 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? 100 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? तो यह आंसर क्या आएगा? 25। 100 तक कितनी संख्याएं होंगी जो अभाज्य होती हैं? 25 संख्याएं। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नंबर 4 और नंबर 5 है, ये क्वेश्चन किसी भी लेवल में आ सकता है, या यूं कह दूं ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो इससे आगे बढ़े उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहां ये जो संख्याएं आपने पढ़ी, इनको 1 बार 2 बार 3 बार जितना आपको समय मिलता है बार बार दोहराने की पद्धति भी आपकी पढ़ाई का एक स्टेप होती है। बार बार दोहराने से याद होता है। अब देखिए, कुछ संख्याएं
ऐसी रह गई जिनकी अलग एक पहचान होती है। जैसे आता है संपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। कई बच्चे पूर्ण संख्या को ही संपूर्ण संख्या मान लेते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा, पूर्ण और संपूर्ण अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सर्व संभव गुणनखंड, या कह दें गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना होता है। उस संख्या का 2 गुना होता है। ठीक है, कितना होता है? संख्या का 2 गुना। जैसे 1 to 100 की संख्याओं को हम देखें तो मात्र 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जो संपूर्ण संख्या होती हैं। तो इस कैटेगरी में पहली संख्या आती है 6 यानी 6। देख रहा है? 6 यानी 6। अब बहुत से विद्यार्थी अपने तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास में पढ़े हुए ज्ञान को धीरे धीरे विस्मृति की ओर धकेल देते हैं और वह उनके याददाश्त से बाहर हो जाता है। तो सर्व संभव गुणनखंड क्या होते हैं? वे संख्याएं या वे गुणनखंड जिनका दी गई संख्या पर पूरा पूरा भाग जाता है। तो सर्व संभव गुणनखंड ज्ञात कैसे किया जाता है? तो मैं ले चलता हूं आपको क्लास 5th और 6th की ओर। ये संख्या है 6। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। वो यहां लिख देते हैं दोस्तों। तो 1 का भाग 6 पर 6 बार। 1 से बड़ी संख्या 2। इस 6 को पुनः इसके अंदर लिखते हैं। 6 में इस 6 में कोई चेंजिंग नहीं कर दिया दोस्तों। तो इस 6 पर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। इस प्रकार संख्याएं कंटिन्यू आ जाएं। 2 और 3 क्रमागत कंटिन्यू संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है यहां सर्व संभव गुणनखंड पूरे हो गए। क्या हो गए? सर्व संभव गुणनखंड पूरे हो गए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इसके सर्व संभव गुणनखंडों में क्या क्या आया, देखिए 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 एंड 6। इन गुणनखंडों को जब आप जोड़ेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए? संख्या का 2 गुना। कितना आना चाहिए? संख्या का 2 गुना। देखिएगा 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 आया ना 2 गुना। इसका मतलब 6 क्या है? 6 क्या है दोस्तों? 6 है परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। इसी प्रकार एक संख्या 28 और होती है दोस्तों। आप इस 28 के सर्व संभव गुणनखंड ज्ञात करके ये तय कर लेना, ये सुनिश्चित कर लेना कि इसके सर्व संभव गुणनखंडों का योग इससे 2 गुना यानी 28 दूने 56 आना चाहिए। ठीक है, और ऐसी कोई संख्या 1 to 100 आपको नहीं मिलेगी दोस्तों।
तो 1 to 100 ये दो ही संख्याएं होती हैं, 6 और 28, जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इन संख्याओं में जो आपके पास प्रश्न रहते हैं वो आते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या आएगा? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, जैसे आप में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बैठे हों, वो नहीं समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सर, ऐसा बहुत बार मेरे से पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सह अभाज्य संख्याएं ये नाम है हिंदी में, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जानते हैं सह अभाज्य, ठीक है। और इसको इंग्लिश मीडियम की वर्डिंग में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं एक नहीं होती है दोस्तों, यह संख्याओं का समूह होता है। इसमें दो संख्याएं होती हैं। अगर दी गई युग्म की दोनों संख्याएं परस्पर विभाजित नहीं हो और किसी अन्य एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो, तब वह समूह यानी वह ग्रुप कहलाता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। जैसे मैं यहां लिखता हूं 8, 15, दो संख्याएं हैं 8 एंड 15, 8 एंड 15। तो आप जानते हैं 8 क्या है? भाज्य संख्या तो है, भाज्य संख्या तो है, और इस पे भाग जाता है 2 का, 4 का और 8 का। इसी प्रकार हम देख रहे हैं 15 भी क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन इस पे भाग जाता है 3 का, 5 का और 15 का, 3 का, 5 का और 15 का। लेकिन इसमें जो संख्याएं आ गई 2, 4, 8, क्या इनमें से किसी संख्या का भाग 15 पे जाता है? आपका उत्तर होगा नहीं जाता। इसी प्रकार 3, 5, 15, इन तीनों में से किसी भी संख्या का भाग 8 पे नहीं जाता है। तो 8 और 15 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। ये राजस्थान पुलिस में पूछ लिया जाता है, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछ लिया जाता है, रीट लेवल फर्स्ट में और रीट लेवल सेकंड में भी ये पूछ लिया जाता है। तो इसे जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, ये हर बुक में नहीं मिलता है। ये यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, ये वे क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी एग्जाम की मेरिट को प्रभावित करते हैं दोस्तों। मेरिट, यूं तो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग हर एक कैंडिडेट को आते हैं, लेकिन 15 to 30% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत ही कम जगह देखने को, सुनने को मिलते हैं। अगर उन प्रश्नों में से आपका प्रश्न सही हो जाता है तो आप मेरिट को टच करते हैं दोस्तों, आप उस मेरिट से पार जाते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हमने ये संख्याएं पढ़ी, ये कौन सी पद्धति की संख्याएं हैं दोस्तों? आपको मैंने पहले बताया ये दशमलव पद्धति की संख्याएं हैं, दाशमिक पद्धति की संख्याएं हैं। दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति यानी इसे हम और क्या कह सकते हैं? दाशमिक पद्धति। क्या बोल सकते हैं? दाशमिक पद्धति। आपने वो गाना सुना होगा पूरब और पश्चिम फिल्म का,
जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, ना देता दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। चांद और जमी की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो पूरे विश्व को देन दशमलव यह हमारे भारत की देन है दोस्तों। तो यह पद्धति दशमलव पद्धति है। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है आप जानते हैं, ये विभिन्न प्रकार के अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये अपने आप में जब एक होते हैं तो अपने कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं। एक आप पढ़ते हैं जीरो, जीरो अकेला जब होता है तो ये उदासीन होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। तो यहां हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी एक अंक की संख्या और सबसे बड़ी एक अंक की संख्या कौन सी होती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 9। ध्यान रखिएगा कौन सी होगी? 9। 9 यानी 9 और आप जानते हैं तो आपका उत्तर है फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है? दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कितनी संख्याएं होती हैं आपसे पूछा जाता है। इसी प्रकार 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? जब इस प्रकार की जानकारी विद्यार्थियों से पूछी जाती है तो बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तुरंत उत्तर दे देते हैं, वो फिर गिनने लगते हैं 10 11 12 ऐसे 99 तक काउंट करते हैं। भैया 10 से 99 तो आप काउंट कर लोगे, जब यहां 9 अंकों की संख्या पूछ ली जाएगी तब क्या करोगे? इसलिए हम बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। तो हम जानते हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, सीधा एकदम सीधा हिट करना है। तो बिना डाउट के इन सब में 9 आएगा, बिना किसी डाउट के। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 0। अब जितने अंकों की संख्या है उनमें से एक अंक तो यहां आ गया, बाकी अंक 0 के रूप में लिख दें। 2 अंकों में एक 0 और लगाई तो क्या हो गया? 90। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो गई? 90। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों? जान गए होंगे। हाँ जी, क्या आया? बिल्कुल सही, 2 0 और लगेगी 900। एकदम सही कहा आपने। अब 4 अंकों की संख्या, एक अंक आ चुका है, कितने 0 और लिख दिए जाएं? 3 टाइम 0 9000। ऐसे ही 5 अंकों की संख्या में एक अंक 9 आ गया, 4 टाइम 0 और लिखते ही ये 90,000। तो इस प्रकार आपसे दशमलव पद्धति में अंकों की संख्या के आधार पर कुल संख्याएं पूछी जाएं तो आप बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब हम जानेंगे इकाई का अंक। इसे नोट कर लेना दोस्तों, नोट कीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़ जाए आगे, लेट्स गो। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? इकाई का अंक ज्ञात करना। ये इकाई का अंक ज्ञात करना।
ठीक है, यानी यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट। तो ये क्या होता है? किसी भी संख्या में हम बाएं से देखें, बाएं से यानी बाईं ओर से अंतिम अंक। कौन सा अंक? अंतिम अंक क्या होता है? इकाई का अंक। और दाईं ओर से देखा जाए तो पहला अंक, दाईं ओर से पहला अंक ये होता है इकाई का अंक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 5736। 5736 में इकाई का अंक कौन सा है? मैंने आपसे पहले ही कहा था, बिल्कुल जीरो बेस से लेके चलना है, बिल्कुल जीरो बेस से। तो इसमें बाईं ओर से देखें तो अंतिम अंक कौन सा है? 6। और दाईं ओर से देखें तो पहला अंक कौन सा है? 6। तो यहां इकाई का अंक क्या है? 6। तो आंसर क्या आ गया? 6 यानी 6। ये इकाई का अंक है। लेकिन इतना आसान कोई नहीं पूछने वाला दोस्तों। अब अगर हम यहां ऐसा लिखें 236 प्लस 348 प्लस 792 प्लस 68 का इकाई अंक क्या होगा? आप जानते हैं यहां हमसे इकाई अंक पूछा गया है। जब इकाई अंक पूछा गया है तो महत्व भी इकाई अंक का होगा। तो इसमें केवल और केवल आप इकाई अंकों को मार्क कीजिए। तो इकाई अंक देखिए राउंड में क्या क्या आ गए? 6, 8, 2 और 8। इनको हम ऐड करते हैं, इनको हम जोड़ते हैं। देखिए 6 प्लस 8 14। जैसे ही आप जोड़ लें दो अंकों को और वो अंकों का योग दो अंकों में आ जाए तो इसका पुनः अपन क्या करते हैं? इकाई अंक मार्क कर लेते हैं। तो इकाई अंक क्या है? यहां 4। ऐसे ही आप चाहो तो इनको भी जोड़ लो, 8 और 2 10। इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 0। तो इकाई को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो इनका इकाई अंक आएगा 4। समझ गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान देना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अगर मैं कहूं 10 तक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप क्या जानते हैं? इकाई का अंक, इसे हम चाहें तो इकाई अंकों को जोड़ते जाएं, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक, और लास्ट में 10 में इकाई अंक क्या है? 0। इनको जोड़ दें। चाहे आप 1 से 10 को जोड़ दें और चाहे तो यहां 0 छोड़ दें, 1 से 9 तक जोड़ दें। तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं हूं ना बताने के लिए। क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है? 1 से 10 तक ये आप देखिए कंटिन्यू नंबर है, ठीक है? तो इनका योग क्या होता है? इनका टोटल क्या होता है? तो टोटल इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है दोस्तों? कुल संख्याएं कितनी हैं? तो ये तो आपको देखते ही पता चलता है। 1 to 10 यानी कुल कितने नंबर हो गए? 10। तो n की वैल्यू क्या है? 10। और 10 प्लस 1 11।
अपॉन 2, तो क्या आया 55। इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक क्या है दोस्तों 5, तो इनमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5। अब एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, ध्यान देना, 1 + 2 + 3 + 100, 1 to 100 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां आप जानते हैं, आपने अभी इससे तुरंत पहले क्वेश्चन में 1 to 10 यूनिट डिजिट क्या पता लगाई, इकाई का अंक क्या आया 5। चाहे तो यहां आप 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ऐसे 10 ग्रुप बन जाते हैं और प्रत्येक में इकाई का अंक क्या आता है 5 और ग्रुप कितने हो गए 10। तो योग इसका गुणनफल क्या आया, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 10 50 और यहां इकाई का अंक क्या है 0। तो अपना इसका आंसर क्या होगा, इकाई का अंक 1 to 100। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या होगा 0। और अगर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि 10 ग्रुप बनेंगे या कितने ग्रुप बनेंगे सर हमें नहीं पता चलता है, लेकिन आप जानते हैं ना 1 to 100 क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू है तो इसका फॉर्मूला देखिए यहां बताया गया था, ये देख रहे हैं, टोटल n × n + 1 अपॉन 2। तो यहां n क्या है दोस्तों, यहां n है 100, 100 × 100 + 1 101 अपॉन 2। अब देखिए 2 से डिवाइड हो गया, 2 5 10, 0 की 0। अब आप जानते हैं 0 की कोई भी संख्या को और संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है इकाई का अंक 0। और यहां भी एक बहुत अच्छी ट्रिक सामने आ रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 101 का गुणा, क्या 101 का गुणा कोई भी 2 अंकों की संख्या से किया जाता है तो गुणनफल में वह 2 अंकों की संख्या 2 बार लिखी जाती है दोस्तों। तो ये 2 अंकों की संख्या क्या है 50, 50 को कितनी बार लिख दी 2 बार। तो यहां इकाई का अंक क्या है देख रहे हैं, इकाई का अंक 0, वहां पहले भी क्या आया 0। तो ये मतलब तरीके अनेक, उत्तर 1। आंसर कभी चेंज नहीं होता दोस्तों, रास्ते बदल जाते हैं, मंजिल एक ही रहती है। तो वह मंजिल होती है प्रश्न का उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये प्लस की संख्याएं हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां हमने पढ़ी है संख्याओं का धनात्मक रूप, यानी संख्याओं को जोड़ना, प्लस के रूप में संख्याएं हों तब हम इकाई अंक ज्ञात कर रहे थे। यदि हमें दी गई संख्याएं, ये संख्याएं गुणा के रूप में आ जाएं तो हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे देखिए गुणा रूप या गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक बराबर क्या, कौन से रूप में, गुणनफल में, या गुणा के रूप में संख्या दी हो तो उसमें गुणनफल जो आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं अपन पहले। जैसे हम लिखें 2 × 3, 2 × 3 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 × 3
2 गुणा 3 बराबर 6। तो इकाई का अंक क्या है 6। अब इससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम। यहां अगर संख्या आ जाए 224 गुणा 132 गुणा 326 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहां भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इकाई का अंक पूछा जा रहा है इसलिए महत्वपूर्ण इकाई के ही अंक होंगे। इनमें इकाई के अंकों को अलग कर लिया जाता है या इनको अलग मार्क कर लिया जाता है। फिर इनका हम गुणा करते हैं। 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 क्या हो गया दोस्तों 8। फिर 8 का गुणा 6 से करें तो क्या आया 48। और 48 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है, इकाई का अंक, इकाई का अंक है 8। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इकाई अंक बराबर 8, इकाई का अंक 8। अब अगर संख्याएं यहां ऐसी हो 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 150 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या पूछा है, इनका जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप जानते हैं यहां महत्वपूर्ण क्या होता है, इकाई अंक। इसको देखते ही विद्यार्थी आंसर दे देता है। आप ध्यान से देखें तो 150 में इकाई का अंक क्या है 0। अगर गुणनफल करते समय गुणा की चाहे संख्याएं कितनी भी क्यों ना हो, अगर उनमें एक संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक 0 है तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आंसर 0। हाँ दोस्तों समझ गए होंगे। अब आपके पास प्रश्न है ये 221, 222, 223 और कहां तक 229, 221, 222, 223 इसी प्रकार आगे बढ़ेगा अप टू 229। इनमें इकाई अंक क्या होगा, जब हम इसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो आप जानते हैं 221 से 229 तक टोटल नंबर कितने हैं 9। अगर इनके इकाई के अंक को हम देखें तो हमारे पास क्या निकल के आता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। अब यहां अगर गुणा की संख्याओं में एक संख्या ऐसी हो जिसका अंतिम अंक क्या हो दोस्तों 5 और किसी अन्य एक संख्या में, जितनी भी संख्या है उनमें से किसी एक संख्या में इकाई अंक सम संख्या होती है, जैसे सम संख्या 4 भी है 2 भी है 6 भी है 8 भी है, तो एक बार ही अगर सम संख्या हो तो ये 5 चौके कितना हो गया दोस्तों 20, 20 में लास्ट डिजिट क्या है 0। तो यहां भी इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई अंक 0। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार गुणा की राशियों में हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अगर राशियां गुणा के रूप में लिखी है, कोई एक राशि ऐसी है जिसका अंतिम अंक 0 है, जैसा इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। और राशियां इस प्रकार हों कि इनमें अब देखिए 221 से 229 तक हम लिखेंगे तो बीच में आपके पास 225 नंबर आएगा या नहीं आएगा। 225 में लास्ट क्या है 5 और
कोई भी एक संख्या जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो यहां ये 2, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, तो इकाई अंक 0 है, तो यहां भी इकाई अंक क्या बन जाएगा दोस्तों, 0। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा अभी। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं 10th की स्टडी के बाद विद्यार्थी जब हायर एजुकेशन में जाता है तो अपने अपने संकाय, अपने अपनी फैकल्टी, अपने अपने सब्जेक्ट चॉइस करता है। तो कोई विद्यार्थी कॉमर्स में चला जाता है, कोई आर्ट्स में चला जाता है, कोई बायोलॉजी जीव विज्ञान में जाता है, कोई नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स लेता है, कोई कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर में चला जाता है। तो यहां फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल। अब इसे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो समझते हैं, और अदर स्टूडेंट कम समझते हैं, या यूं कहते हैं नहीं समझते हैं कि सर फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे हम लिखें ये साइन जो है ये फैक्टोरियल का है, इसका मतलब है फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये ध्यान रहे, या इस प्रकार का बिंदु रहता है, ध्यान देना, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 2। लेकिन हम इस फैक्टोरियल जो नाम है, जो अदर संकाय के विद्यार्थियों के लिए एक बर्डन है, वो ध्यान दें, ये फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आती है। तो फैक्टोरियल 2, जिस संख्या का फैक्टोरियल हम ज्ञात करते हैं उस संख्या को घटते क्रम में 1 तक लिखते हैं, घटते क्रम में 1 तक लिखते हैं। तो 2 से घटते क्रम में 1 तक लिखेंगे तो 2 1, इनका गुणनफल क्या आया, 2, यही फैक्टोरियल 2 का मान है दोस्तों। आप 2 से घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, और यहां अगर आप चाहते कि 1 से लिखना है तो 1 से आप 2 तक लिखो, 1 2, इनका गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, वही मान 2। अब हम जैसे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, अब फैक्टोरियल 4 को क्या लिखें, 4 3 2 1, 4 3 2 1, और इनका क्या कर दें, गुणा, 4 3 12 दूनी 24, एकम 24, ये फैक्टोरियल होता है दोस्तों। ठीक है, और यहां आप चाहते कि हम 4 से घटते क्रम में नहीं लिखेंगे, हम तो 1 से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो 1 से बढ़ते क्रम में लिखो तो लिखना कहां तक है, जिस संख्या का फैक्टोरियल है वहां तक लिखना है। 1 2 3 4, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 1 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24। तो यहां भी यही आएगा, क्योंकि गुणा एक ऐसी संक्रिया है जिसमें साहचर्य का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, साहचर्य का नियम, यानी पहली को दूसरी से और इस प्रकार बढ़ते क्रम में गुणा कर दें, चाहे तीसरी को दूसरी से और फिर पहली से गुणा कर दें, गुणनफल में डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, आप समझिए। अब हम फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या। तो यहां आप जानते हैं फैक्टोरियल 6 यानी फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या करना है दोस्तों, वही 6 को घटते क्रम में 1 तक या 1 से बढ़ते क्रम में 6 तक संख्याएं लिखते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
और आप देख रहे हैं इसमें भी एक संख्या 5 और एक संख्या सम है, चाहे उस सम को 4 मान लो, 6 मान लो या 2 मान लो। इसमें इकाई अंक क्या आना चाहिए? 0। फिर भी हम गुणा की ओर बढ़ते हैं। 6 पंजे 30। अब देखिए ये 30 आ गया, 30 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या है? 0। और गुणा की संख्याओं में एक बार लास्ट में 0 आ जाता है तो 0 बहुत जिद्दी होता है दोस्तों, वह 0 हट नहीं सकता है। तो इस पूरे में इकाई का अंक क्या होगा? 0। इकाई अंक बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार आ गया। तो फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा घातक फैक्टोरियल 8। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? तो यहां क्या ध्यान देना है? आप जानते हैं फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 8 तक हम लिखते हैं तो बीच में क्या आएगा? एक अंक क्या आएगा? फैक्टोरियल 5। क्या आएगा? फैक्टोरियल 5। और आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 क्या होता है दोस्तों? 0। और गुणा में एक बार 0 आ जाए तो इकाई का अंक 0, तो यहां भी इकाई का अंक क्या होगा? 0। ठीक है, अब अगर ये फैक्टोरियल या तो क्या है? गुणा में है, ये गुणा में नहीं होते और ये इस प्रकार होते फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो यहां अपने को फैक्टोरियल वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। तो कई तो विद्यार्थियों को प्रैक्टिस से याद हो जाता है, जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी? 1। 2 की क्या होगी? 2। 3 की क्या होगी? 6। लेकिन 6 हर विद्यार्थी को तो नहीं पता है ना कि फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक या फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो यहां क्या कीजिएगा? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 1 जा 6। ये इकाई अंक आ रहे हैं। ऐसे ही 4 में अब क्या करना है? आप जब फैक्टोरियल 3 ज्ञात कर चुके हैं, कितना है? 6। कितना और बढ़ रहा है? वैल्यू क्या बढ़ रही है? 3 से 4। केवल 4 से मल्टीप्लाई कर देना 6 को, 24। तो ये आ गई। अब इनमें आपको कौन सा अंक लेना है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 1 2 6 और 4 है क्या? ये प्लस प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई अंक 3। तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? 3। इस प्रकार हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन में देना या कह दें इसका आंसर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर दे सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है। आपके लिए प्रश्न है फैक्टोरियल 1 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 4 पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? जो विद्यार्थी इसका सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में उसका नाम पुकारा जाएगा। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक फैक्टोरियल आए हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी लीजिएगा। अभी शुरू करते हैं। बस मात्र 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये लीजिएगा। आप यहां
कभी कभी क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है, अभी तक हमने पढ़े सारे प्लस के या सारे गुणा के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी दे दिया जाता है, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो आपने दोस्तों एक ही ध्यान रखना है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ऊपर कोई भी संख्या का हो, चाहे तो 5 का फैक्टोरियल हो या 5 से बड़ी कोई भी संख्या का फैक्टोरियल हो, उसका इकाई अंक 0 होता है। तो इस प्रकार इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं अगर गुणा की राशियां है ना, ये गुणा के रूप में, यहां तक देखिएगा, यहां तक गुणा के रूप में है और इनमें एक फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है तो उसमें इकाई अंक 0 आएगा। अब इनमें चाहे इकाई अंक कुछ भी क्यों ना हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहां तक 0। और फिर भी आप याद करना चाहें तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ऐसे ही 4 की 4 3 2 1 और 3 2 1 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 में क्या आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ये अब आप जानते हैं यहां 6 4 और 0 और इनका क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में अगर एक संख्या 0 आ गई तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, इकाई का अंक क्या आएगा 0। अब यहां साइन क्या है, माइनस, और ये क्या है 0, 0 माइनस 0 यानी 0, इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों 0। यहां कई बार जैसे ये था ना गुणा या माइनस या प्लस आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखना कि साइन कौन सा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। ये हमने बेसिक इसको शुरू किया है। नंबर सिस्टम सबसे बड़ी यूनिट है मैथमेटिक्स की, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो जो ट्रिक्स आएंगी, अभी बहुत ट्रिक आएंगी, कहा जाता है ना अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो इसमें हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ध्यान रहे दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। बने रहिएगा आपके अपने चैनल टेक योर गोल में। जय हिंद।